हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा यूपीआरओ एआरओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए थे जिसके डिस्क्रिप्शन भी बताए थे, तो आज हम 15 नंबर्स के क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था। तो कल हमने इसके बारे में पूरी डिस्कशन करी थी कि जो इंडियन होम रूल लीग है इसके बारे में क्या क्या डिस्कशन। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लो। 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके जो प्रथम प्रेसिडेंट थे वो थे जोसेफ बैप्टिस्टा और इन्हें काका की उपाधि भी दी गई थी। होम रूल अर्थात स्वशासन शब्द जो है आयरलैंड से लिया गया और इसके आयरिश नेता जो थे वो रेडमांड थे। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट रिक्त स्थान की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। इसका विषय था। तो 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको पूरे करने हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता। सेकंड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू भारत में स्थानीय स्वशासन। थर्ड ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। डी ऑप्शन है या फोर्थ ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू एवं भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो क्वेश्चन क्या था, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। इसका विषय भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं थी। ठीक है, तो भारत के सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने 21 नवंबर 1927 को यह चुनौती दी कि भारतीय ऐसा संविधान बनाए जो सभी दलों के लिए मान्य हो। ठीक है, कभी पूछ लिया जाए कि चुनौती किसके द्वारा दी गई थी, तो लॉर्ड बर्केनहेड के द्वारा 21 नवंबर 1927 को चुनौती दी गई थी भारतीय सचिव को, भारत ऐसा संविधान बनाए कि जो सभी दलों के लिए मान्य हो। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और 19 मई 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति की स्थापना की जिसे भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसका मुख्य विषय भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं की स्थापना करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाजवादी का संयोजक कौन था। ए ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बी ऑप्शन है अच्युत परिवर्धन और डी ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कि मिसप्रिंट हो गया है वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जो है कांग्रेस की समाजवादी पार्टी की उन्होंने स्थापना की थी, पर इसमें पूछा गया संयोजक कौन था, तो वे थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, कांग्रेस के 50 वर्ष पूरा करने पर 1934 में कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारों को बढ़ते प्रभाव के कारण आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन ने क्या किया कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 17 मई 1934 को बैठक बुलाई जाती है। फिर क्या होता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण बनाए जाते हैं। यद्यपि ये समाजवादी विचारों से प्रभावित थी, इसलिए इसे अपना आदर्श अन्य समाजवादी पार्टियों की तरह रूस और चीन कम्युनिस्ट पार्टी को न मानकर गांधी और नेहरू ने भी इसमें विश्वास दिखाया था। इसकी प्रथम बैठक अगर पूछ ली जाए कब हुई थी, तो 1934 को पटना में संपन्न हुई थी, जबकि अक्टूबर से नवंबर में बंबई में, और इस संगठन में कार्यप्रणाली नीतियां तय की गई थी। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
माउंटबेटन योजना आधार बनी। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना आधार बनी। ए ऑप्शन है ब्रिटिश शासन की निरंतरता थी, और सी बी ऑप्शन है सत्ता के हस्तांतरण की, सी ऑप्शन है देश के विभाजन की, डी ऑप्शन है सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 22 मार्च 1974 को भारत के अंतिम वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत आए थे। 3 जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना के अलावा 3 जून योजना भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें क्या क्या बनता है कि माउंटबेटन जो है वे कौन थे? तो वे भारत के अंतिम वायसराय थे, जो कि 22 मार्च 1947 को बनकर आए थे, और इन्होंने एक योजना प्रस्तुत की थी जिसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ए ऑप्शन है 14 नवंबर 1949, बी ऑप्शन है 14 नवंबर 1948, सी ऑप्शन है 25 नवंबर 1948, डी ऑप्शन है 25 नवंबर 1949। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 में विचार होना शुरू हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पोस्ट प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप को पेश कर प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था। ठीक है, तो तृतीय वाचन क्या होता है जो हमने आपको बता दिया, 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना, सी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी ऑप्शन है संसद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान की प्रस्तावना क्या करती है? भारतीय जो उद्देश्य हैं उसे प्रतिबिंबित करती है। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार देख लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। सर्वोच्च न्यायालय के वेरुवारी मामले में निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो, वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। प्रस्तावना के महत्व को और स्पष्ट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का मूलभूत ढांचा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ए ऑप्शन है प्रतिषेध, बी ऑप्शन है परमादेश, सी ऑप्शन है उत्प्रेषण, डी ऑप्शन है अधिकार परीक्षा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन उत्प्रेषण। अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मूलभूत महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा भी कहा है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है संविधान की हृदय आत्मा अम्बेडकर के हिसाब से कौन सी? तो आर्टिकल 32 जिसे संवैधानिक उपबंधों का उपचार कहा जाता है, जिसके अंतर्गत वह किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में 32(2) के तहत 5 रिट जारी करने की शक्ति है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा इत्यादि। ठीक है, उत्प्रेषण की अगर बात करें तो ये क्या होती है? तो ये रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायिक या अर्धन्यायिक प्राधिकार के विरुद्ध की जाती है, जिसे अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उत्प्रेषण की रिट उस समय जारी की जाती है जब किसी मामले में निर्णय शुरू किया जा सका है। ठीक है, अतः उत्प्रेषण के लिए पोस्टमार्टम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
नीचे दिए गए हैं एक कथन को ए और दूसरे को कारण आहार कहा गया है। तो कथन ए में कहा गया है भारत का राष्ट्रपति सीधे नहीं चुना जाता है। बात सही है, सीधे नहीं चुना जाता है। कारण संविधान निर्माता संसदीय शासन की स्थापना करना चाहते थे। तो इसका जो कथन और कारण है वो सही है या नहीं ये आपको देखना है। तो प्रयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो ए ऑप्शन है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आर और ए दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अगर पूछ लिया है किस प्रकार से होता है तो वो होता है अप्रत्यक्ष। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद कौन सा है? तो 54 है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संविधान निर्माताओं के सदस्य संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना निम्न कारणों से की जाती है। व्यवस्था से निकटता, उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता, विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता रहती है। भारतीय समाज की प्रकृति अतः कथन जो है और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान भारत को घोषित करता है एक स्वैच्छिक संघ, एक परिसंघ, राज्यों का एक समूह और एक संघ। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का संविधान भारत को राज्यों का एक समूह के रूप में घोषित करता है। अब इस संविधान के में क्या क्या कहा गया है ये बात आप समझिएगा। नोट कर सकते तो नोट करिए, नहीं तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ के नाम और उसके राज्य से संबंधित जो उपबंध दिए गए हैं वे इस अनुसार हैं, आप ध्यान से सुनिए। पहला उपबंध दिया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है। दूसरी बात कही गई है कि राज्य और उनके क्षेत्र होंगे वे पहले अनुसूची और निर्दिष्ट होंगे। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद अब क्या होगा? उसके बाद है कि भारत के राज्य क्षेत्र में होंगे, राज्यों में राज्य क्षेत्र होंगे। तो इस तरह से ये बातें कही गई हैं। उसके बाद आपको बताया गया है कि पहली जो अनुसूची दी गई है उसमें विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र दिए गए हैं और लास्ट में एक बताया गया है कि ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं वे इसमें समाविष्ट होंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्य परिषद अनुच्छेद 263 के सदस्य हैं? तो ए ऑप्शन है राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सभी राज्य के मुख्यमंत्री, सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, 6 संघीय मंत्रिमंडल सदस्य तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी संघ के राज्यमंत्री के प्रशासक, डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो जाए कि ऐसी परिषद की स्थापना से लोक हित की सिद्धि होगी तो वह अपने आदेश से ऐसे परिषद की स्थापना कर सकेगा। अंतर्राज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत किए गए 6 कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के अतिरिक्त सभी राज्यों के तथा अन्य राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, जिसमें विधानसभा, जिन राज्य क्षेत्रों की विधानसभा नहीं है उसके प्रशासक तथा राष्ट्रपति शासन लागू है तो उसके राज्यपाल भी शामिल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानताओं को नहीं मापता है? ए ऑप्शन है लॉरेंज वक्र, बी ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, सी ऑप्शन है गिनी गुणांक,
डी ऑप्शन है विभिन्न आय वर्गों की जनसंख्या का प्रतिशत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। प्रति व्यक्ति आय जो है आय की असमानता को नहीं मापता है। आय असमानताओं का मान निम्नलिखित प्रकार किया जाता है। पहले लॉरेंज वक्र आता है, फिर गिनी गुणांक आता है, उसके बाद विभिन्न आय वर्गों के जनसंख्या का परसेंट आता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय आय की असमानता को नहीं मापता है। अगला क्वेश्चन है, किन्हें भारत में प्रत्यक्ष कर संवर्ग में सम्मिलित किया गया है? ए ऑप्शन है निगम कर, बी ऑप्शन है आय पर कर, सी ऑप्शन है संपत्ति कर, डी ऑप्शन है सीमा शुल्क और ई ऑप्शन है आपका उत्पाद शुल्क। तो इसमें जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं इनके बारे में पूछा कि पांचों सही है या 1 2 3 सही है या 1 2 3 4 5 सही है या फिर 2 और 3 सही है या 1 3 4 5 सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, 1 2 3 जो है बिल्कुल सही है। अब देखो ये हो गई केंद्र सरकार, ठीक है। ये केंद्र सरकार, इसने 2 कर लगा दिए, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर आते हैं ये आप समझ लीजिएगा। निगम कर, एक मिनट, इतना आपने अगर बना लिया है तो प्रत्यक्ष कर के नीचे लिखिए निगम कर, आयकर, संपत्ति कर, ये प्रत्यक्ष कर है। और अप्रत्यक्ष कर में आता है सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, ये अप्रत्यक्ष कर आते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा, मैंने सारा चार्ट बना के आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सबसे बड़ा राष्ट्रीय व्यापारिक बैंक कौन सा है? ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी को पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक। भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे एसबीआई के नाम से भी जाना जाता है। अब एसबीआई की बात हो रही है तो इसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना गोरवाला समिति की अनुशंसा पर की गई थी। इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। एसबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय 8 बैंकों को एसबीआई की सहायक बैंकों के रूप में सम्मिलित किया गया था। इसे स्टेट बैंक का समूह नाम दिया गया, जिसमें एसबीआई की सहायक बैंक है स्टेट बैंक एंड बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। ये सभी जो बैंक हैं स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के साथ में कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है, तारापुर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? ए ऑप्शन है विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता या फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। सी ऑप्शन है विदेशी मुद्रा भंडार, डी ऑप्शन है भारतीय अर्थव्यवस्था पर तेल की कीमतों का प्रभाव। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता। तारापोर समिति जो है वो फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पर संबंधित है, ठीक है। तारापोर समिति पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से संबंधित है। पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता के लिए समयबद्ध उपाय सुझाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा 28 फरवरी 1997 को की थी। रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एम.एस. तारापोर इस समिति के अध्यक्ष थे। मई 1997 में अपनी प्रस्तुत रिपोर्ट में समिति ने सन 1999 से 2000 तक 3 चरणों रुपए पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीय की संस्तुति की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विदेश व्यापार का भुगतान संबंधित है। ए ऑप्शन है आयन के गुणों से,
बी ऑप्शन है निर्यात के गुणों से, सी ऑप्शन है विदेशी व्यापार गुणक से, डी ऑप्शन है भुगतान संतोलन से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन ही हो जाएगा। भुगतान संतुलन से जो है विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित होता है। विदेशी व्यापार का भुगतान भुगतान संतुलन से संबंधित होता है। अब भुगतान संतुलन का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो भुगतान संतुलन का मतलब होता है एक देश और शेष दुनिया के बीच हुए वित्तीय लेन देन का हिसाब। ठीक है, इसमें एक देश और शेष दुनिया के बीच आयात और निर्यात के लिए होने वाला वित्तीय लेन देन शामिल रहता है। अगला क्वेश्चन है कृषि मूल्य योजना की स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन है 1960, बी ऑप्शन है 1965, सी ऑप्शन है 1967, डी ऑप्शन है 1964। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1965। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी, जिसका 1985 में नाम बदलकर कृषि मूल्य एवं लागत आयोग CACP कर दिया गया। यह आयोग विभिन्न कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम संवर्धित कीमतों की वसूली कीमतों तथा निर्गमन कीमतों की घोषणा करता है। CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य की संतुष्टि वर्ष में 2 बार रबी की एवं खरीफ की फसल के लिए करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा 24 फसलों के लिए की जाती है। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1965 में। और 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि मूल्य एवं लागत आयोग कर दिया गया था। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको कुछ सजेस्ट करना है तो वह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू।